देखिए इसको ध्यान से समझिएगा, इससे सवाल बनता है। तो ये लोक अदालत जो है ये क्या होता है, ये आपसी सहमति से इस पे फैसला होता है। किससे फैसला होता है? आपसी सहमति से। अब देखिए आपने कोर्ट का कई प्रकार देखा, चलिए सबसे नीचे पे चलते। तो सबसे नीचे आपने क्या देखा था? अनुमंडल कोर्ट, अनुमंडल न्यायालय। इसके ऊपर आपने क्या देखा? जिला एवं सत्र न्यायालय। इसके ऊपर आपने क्या देखा? उच्च न्यायालय। और इसके ऊपर सर्वोच्च न्यायालय। आपने लोक अदालत का नाम सुना है कि नहीं कभी? लोक अदालत, देखिए आपका केस कहीं भी चल रहा हो, चाहे अनुमंडल न्यायालय में चल रहा हो, जिला न्यायालय में चल रहा हो, उच्च न्यायालय में चल रहा है या सर्वोच्च न्यायालय में चल रहा है, तो हर न्यायालय में एक लोक अदालत होता है, ठीक है, जो केस जल्दी सॉल्व करता है। अब देखिए जैसे मान चलिए आपने दोनों एक दूसरे पे केस किए हुए, ठीक है। अगर आप अनुमंडल कोर्ट में है या जिला न्यायालय में है या हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, कहीं भी अगर आप हैं, तो आप समझ रहे फैसला लंबा चलेगा। कभी आप किसी फैसले से वो खुश होंगे तो आप दुखी होंगे, आप दुखी होंगे तो वो खुश होंगे, है कि नहीं? ऐसे में फैसला तो होता नहीं है। तो आपके पास एक ऑप्शन रहता है हर कोर्ट में, जब आप लोक अदालत में फैसला करवाना चाहते हैं तो दोनों से पूछा जाएगा। जैसे आप मान लीजिए यहाँ कहीं भी किसी स्तर पे क्या भाई देखिए आपको समझाया जाता है, अगर केस चलाइएगा तो 1 साल 2 साल 5 साल 10 साल 20 साल 25 30 साल 40 50 साल चलेगा। हो सकता है आपका घर जमीन बिक्री सब बिक जाए। तो आपके पास एक ऑप्शन है जो जल्दी फैसला हो जाए, दोनों पक्ष की सहमति से हो जाए, तो लोक अदालत में आप आइए। तो लोक अदालत अगर आप दोनों लिख के देंगे हाँ हम जाना चाहते हैं, तब दोनों की सहमति से, एक के सहमति से नहीं। आपने कहा सर हम लोक अदालत में जाना चाहते हैं, और आपने भी कहा और आपने साइन कर दिया, ठीक है। याद कर, लोक अदालत हर स्तर पे होता है, अनुमंडल न्यायालय पे भी होता है, जिला स्तर पे भी होता है, उच्च न्यायालय में होता है और सर्वोच्च न्यायालय में होता है। तो आप दोनों ने साइन कर दिया, तब लोक अदालत का गठन होगा, जिसमें 3 सदस्य होंगे। एक होगा न्यायाधीश, अब जिस स्तर पर उस स्तर का न्यायाधीश होगा। एक होगा वकील और एक होगा सामाजिक कार्यकर्ता। ये होगा इसका अध्यक्ष। कौन होगा अध्यक्ष? न्यायाधीश। यानी आप किसी के पे किसी भी कोर्ट में केस चल रहा है तो आपके पास एक ऑप्शन होता है, आप लोक अदालत में जा सकते हैं। लोक अदालत तभी जाइएगा जब दोनों पक्ष हाँ कहे। जज नहीं भेज सकता, जज आपको कहेगा, वकील कहेगा देखिए लोक अदालत में आइए, आपका फैसला 1 ही दिन में हो जाएगा या 2 दिन में हो जाएगा, और आपके सहमति से। अगर आप नहीं चाहते तो हम नहीं जाएंगे, आप तब यहीं कोर्ट केस चलिए। आप दोनों ने साइन कर दिया, ठीक है। आप दोनों साइन करने के बाद लोक अदालत का गठन हो गया। तो लोक अदालत 3 लोग होंगे, न्यायाधीश, वकील और सामाजिक कर्ता, और न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होंगे। अब यहाँ आप क्या कर सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है और आपसे पूछा जा सकता है, हाँ बताइए आपकी क्या समस्या है। तो या तो आप खुद बता सकते हैं या अपना एक वकील रख लीजिए। मान लिया अगर आप पढ़े लिखे नहीं है तो वकील रख लीजिए। यानी अपने तरफ से या तो आप खुद कर सकते हैं पैरवी या वकील कर सकते हैं। दोनों पक्ष को सुना जाएगा, उसके बाद ये तीनों मिलकर निर्णय देंगे, और ये जब निर्णय देंगे तो ये निर्णय आपको मानना पड़ेगा। और इसके खिलाफ मान चलिए आप ये जिला सत्र न्यायाधीश में आपने निर्णय करवा दिया, ठीक है, तो इसके खिलाफ आप उच्च न्यायालय में अपील नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि आपने पहले ही दोनों साइन करके दिया था हाँ हम इसका बात मानेंगे। जैसे गांव में पंचायती होता है ना, तो कोई सरपंच को नहीं बुलाता, कोई गांव का सम्मानित व्यक्ति को बुला लेता है, ये कह के ना भाई इसका बात हम दोनों मानेंगे, और जब आप उसको बुलाते उसका बात मानना पड़ता है, तो इज्जत पे पड़ जाता है ना। यहाँ भी आपके सहमति से बुलाया गया लोक अदालत, ये जो भी निर्णय देंगे आपको मानना पड़ेगा। नहीं पसंद है तो आप अपील नहीं कर सकते। ऐसा नहीं भाई जब हमको अच्छा नहीं चलो ऊपर कोर्ट में चलते, ऐसा नहीं हो सकता है। तो लोक अदालत जो फैसला देगा, अगर लोक अदालत यहाँ भी अगर ये भी फैसला दे दिया लोक अदालत, तो आप उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का कोई पावर नहीं है।
लोक अदालत के दिए गए फैसले के खिलाफ आप कहीं नहीं जा सकते। क्यों नहीं जा सकते? क्योंकि आपके कहने पे ही लोक अदालत बैठा था, है कि नहीं? आपने पहले कह दिया हम इसका फैसला मानेंगे। क्लियर है चीज? तो लोक अदालत का मेन सवाल यही बनता है, जो लोक अदालत का फैसला जो है, निर्णय के खिलाफ आप कहीं अपील नहीं कर सकते हैं। दूसरा सवाल बनता है, लोक अदालत में कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य। 3 सदस्य में ऑप्शन देंगे, न्यायाधीश, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता। लोक न्यायालय किस स्तर पे बनाया जाता है? किसी भी स्तर पे हो जाता है कि नहीं? यहाँ तक कि बैंक में भी चलता है, बैंक में भी कोई मामला सुलझा हो जाता है, लोक अदालत वहाँ भी गठित हो जाता है। तो याद रखिएगा, लोक अदालत आपसी सहमति से बनता है, और आपसी सहमति से बनता है तो आपसी सहमति को यहाँ पे क्या शब्द यूज किया गया है? डिक्री। डिक्री मतलब आपसी सहमति से लिया गया निर्णय। यानी लोक अदालत में फिर से समझा देते हैं, आप एक केस चल रहा है किसी भी न्यायालय में, तो आपको एक सलाह दिया जाएगा कि भाई लोक अदालत में आइए, ताकि आप केस का जल्दी सुनवाई हो जाएगा। ये जो लंबा 5 साल 10 साल है, इसमें 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगा, ताकि आपका बार बार वकील के पैसे देने से भी बचिएगा। आप साइन करते हैं तो गठित होगा, 3 सदस्य होंगे। 3 सदस्य बार बार रखिए, न्यायाधीश, वकील और सामाजिक कार्यकर्ता। फिर आप अपना पक्ष रखिए, या तो खुद से रखिए या किसी वकील के माध्यम से रखिए। पढ़े लिखे हैं तो खुद भी रख सकते हैं, और पढ़े लिखे नहीं है, समझ नहीं है, तो वकील को रख लीजिए। और फिर वो निर्णय देगा तो निर्णय आपको मानना पड़ेगा, ठीक है? और निर्णय के खिलाफ आप जो है कहीं अपील नहीं कर सकते। ये जो आपसी सहमति होता है उसको कहते हैं डिक्री। क्लियर है? देखिए, अभी तक हमने जो न्यायपालिका में देख रहे थे, तो उच्चतम न्यायालय, न्यायपालिका और अधीनस्थ न्यायालय। और अधीनस्थ न्यायालय में हम लोग सबसे ऊपर कौन देखे थे? डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट। और आपको पता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट यानी जिला न्यायालय दीवानी मामलों को देखता है, और सेशन कोर्ट सत्र न्यायाधीश फौजदारी मामलों को देखता है। और इसके जो जज होते हैं, मुख्य जज, जिसे कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, यानी जिला सत्र न्यायाधीश, जिसकी नियुक्ति कौन करते हैं? राज्यपाल। किसकी सलाह से? उच्च न्यायालय की सलाह से। और बाकी जो भी न्यायाधीश होते हैं अधीनस्थ न्यायालय में, वो सब एक प्रतियोगिता परीक्षा जाते हैं, यानी या तो आप कह सकते हैं राज्य कर्मचारी आयुक्त, है कि नहीं, या राज्य सरकार, जिसे बीपीएससी से पास करके जाते हैं बिहार में, ठीक है? इसके अलावा आपने देखा था परिवार न्यायालय। परिवार न्यायालय यानी वो परिवार के मामलों से जुड़े संबंधी मुद्दों से, जैसे दहेज, घरेलू हिंसा, फिर उसके बच्चों को, नाबालिग बच्चों को गोद लेने से, बुजुर्गों माता पिता को गुजारा भत्ता देने से, दहेज से जुड़ा हुआ चीज़, तलाक से जुड़ा चीज़, ऐसे मुद्दे आते हैं, ठीक है? एक होता है ग्राम न्यायालय। ग्राम न्यायालय यानी गांव के स्तर पे न्यायालय की स्थापना की जाती है, ठीक है? और ये सब किसके अधीन था? जिला एवं सत्र न्यायाधीश का अधीन था। अच्छा, अगर आप ये बताइए, आप हमें एक सवाल आप लोगों से, तो कोर्ट मैरिज जो होता है वो किसके समक्ष होता है? ऑप्शन दे देते आप लोगों को। अगर कोर्ट मैरिज होता है यानी, तो इसमें से किसके जगह होता है? किसके पास? अगर आपको कोर्ट मैरिज करना है तो कहाँ कराइएगा? बताइए। हाँ, रजिस्ट्री ऑफिस में, कि जिला शादी का रजिस्ट्रेशन होता है। ये सब तो विवाद, लड़ाई झगड़ा सब सुलझाने के लिए। यहाँ शादी का रजिस्ट्री होता है जिला रजिस्ट्री ऑफिस, जहाँ जमीन रजिस्ट्री कराते हैं ना, तो वही अधिकारी हुआ वो शादी विवाह को भी रजिस्ट्री करता है, ठीक है? तो याद रखिएगा, जो भी शादी विवाह से संबंधित रजिस्ट्रेशन होगा कहाँ? जिला निबंधन कार्यालय, ठीक है? जिसे हम लोग निबंधन कार्यालय का जहाँ जमीन रजिस्ट्री होता है वहीं शादी भी होती है। क्योंकि बाकी ये सब क्या है, ये विवाद से संबंधित है। इसके बाद शादी के बाद कोई अगर झगड़ा हुआ, दहेज को लेकर दिक्कत हुआ या तलाक निकले, तब आप परिवार न्यायालय जाइए, है कि नहीं?
तो जहाँ तक लिखे थे अब नीचे एक लाइन लिख दीजिएगा आप लोग। कोर्ट मैरिज आप ऐसे करके दीजिएगा, कोर्ट मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस में होता है। नोट करके लिखिएगा ये चीज, कोर्ट मैरिज रजिस्ट्री ऑफिस में होता है। रजिस्ट्री ऑफिस में होता है, ठीक है। देखिए आते हैं मोबाइल कोर्ट। मोबाइल मतलब चलता फिरता, कि मोबाइल मतलब चलता फिरता, मोबाइल पुलिस हो या मोबाइल कोर्ट हो या मोबाइल कुछ भी हो, जो एक जगह से दूसरे जगह तक चलता, ठीक है। जैसे हम लोग मोबाइल फ़ोन करते हैं तो पहले तो टेलीफोन आता था जो एक ही जगह रखा रहता था, अब क्या हो गया, मोबाइल फ़ोन आ गया है, समय बदल गया। हम लोग जब बच्चे थे जब क्रिकेट फील्ड पे खेलते थे, कभी कभी ऐसा होता था तो क्रिकेट टीवी पे भी देता था और फील्ड पे भी खेलने जाना होता था। तो उस समय हम लोग सोचते थे काश कोई ऐसा टीवी होता जो जेब में लेकर रखे रहते और फील्ड पे भी देखते 2003-4 में। और आज जो समय आ गया है तो मोबाइल पे भी IPL सब मैच देता है, आप कहीं भी कहीं भोज खा रहे हो फिर भी मैच देखते रहते हैं, है कि समय बदल गया कि नहीं। तो ये जो मोबाइल है आप चलता फिरता, मोबाइल मतलब चलता फिरता, एक जगह से दूसरे उस चीज़ को ले जा सकते हैं। तो ये फ़ोन को भी हम लोग एक जगह से दूसरे ले जा सकते हैं कि नहीं, इसलिए इसको मोबाइल फ़ोन कहते हैं। उसी तरह क्या था, तो पहले एक तो कोर्ट बहुत दूर होता था, गांव के लोग कोर्ट आ नहीं पाते थे, कोर्ट में बहुत ज़्यादा लफड़ा भी होता था, मतलब अनपढ़ गंवार लोगों के लिए दिक्कत हो जाती थी। तो 2007 में उस समय जो राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, इन्होंने एक प्रोसेस शुरू किया, बोला कि अब घर घर जा कर के न्याय दिलाने का काम होना चाहिए ताकि लोगों को आने जाने में तकलीफ ना हो। तो इसमें क्या होता है, एक बस होता है, बस में जो कोर्ट से संबंधित जो भी होंगे, जैसे एक जज होगा जो अनुमंडल स्तर का होगा, है कि नहीं, उसके साथ जो 2-3 रजिस्ट्रार होते हैं, जो कागजी कार्रवाई होती है सब वो अधिकारी उसमें मौजूद रहते हैं। यानी एक कोर्ट निर्णय लेने जो लोगों की जरूरत होती है सब मौजूद रहते हैं। और जैसे मान लीजिए आपके गांव में लगा दिया वो, तो आपके गांव में जो भी छोटा मोटा विवाद आप जाकर वहाँ ले जाइए, वो सुलझा देगा। कल जाके इस गांव में लगा दिया, बस में रहता सब सुविधा, तो गांव-गांव जा कर के न्याय देने का काम है इस मोबाइल कोर्ट का। और इसकी शुरुआत हुई थी 2007 में, और इसके जनक भारत में माने जाते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। बस एक बस रहेगा, उस बस में एक अनुमंडल स्तर का जज रहेगा, फिर कुछ जो स्टाफ होते जो चाहिए वहाँ पे, वो गाँव-गाँव जा करके, जैसे मान लिया आपके गाँव में चौक पे या पंचायत भवन पे लगा दिए, जिसको जो भी छोटा मोटा समस्या है, मार्केट वाला ये वाला है, आप वहीं सुलझा लीजिए। आपको ना तो शहर आने की जरूरत पड़ेगी, आने जाने का भाड़ा, वकील रखने का भाड़ा, वहाँ वकील और कोई दिक्कत नहीं। जैसे आप में दोनों में लड़ाई हुआ, आइए बताइए, आप अपना पक्ष से अपना पक्ष रखेंगे, फैसला हो जाएगा। हाँ, अगर आप नहीं फैसले से संतुष्ट है तो फिर जिला न्यायालय जाइए, है कि नहीं। नहीं तो आप जाइएगा, आप सोचिए आप गाँव से शहर आइए, एक वकील रखिए, अगला तारीख देगा, उसके बाद तारीख पे तारीख ही चलता रहेगा, समस्या भी रहेगी, खर्चा भी होगा, परेशानी भी होगा, काम धंधा छोड़ना भी पड़ेगा। तो इसके लिए लाए थे मोबाइल कोर्ट। तो मोबाइल कोर्ट यानी चलता फिरता न्यायालय, जो एक बस में संचालित होता है, और इसमें जो जज होता है वो किस स्तर का होता है, अनुमंडल स्तर का। और ये शुरुआत कब हुई थी, और इसके जनक कौन है, APJ अब्दुल कलाम, ठीक है। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो अगला है बाल एवं किशोर न्यायालय, यानी जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड। जुवेनाइल यानी बाल एवं किशोर न्यायालय। बाल एवं किशोर क्या होता है, बालक और किशोर में क्या अंतर है। आप जो जीवन के हर चरण को बता सकते हैं, आप किस चरण में अभी हैं,
अभी आप लोग किस चरण में, जैसे देखिए हैं युवावस्था में, ठीक है। होता क्या है, 6 साल से कम उम्र के बच्चे होते हैं उसे कहते हैं शिशु, और जो 6 महीने से कम होता है उसे कहते हैं नवजात शिशु। 6 महीने से लेकर 6 वर्ष तक बच्चे को शिशु, 6 वर्ष से लेकर के 12 वर्ष तक बच्चे को बालक, 12 से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चे को किशोर, किशोर जो टीनेजर कहा जाता है। तो यहाँ बाल और किशोर है, तो बाल के साथ 6 से लेकर 12 और 12 से लेकर 18, या 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चों का जो भी केस होगा या जो भी क्राइम करेगा उसका जो निर्णय कहाँ लिया जाएगा, बाल एवं किशोर न्यायालय। 6 वर्ष से लेकर के 18 वर्ष तक, फिर 18 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष क्या हो जाता है, युवा। तो आप लोग उस ग्रुप में हैं, युवावस्था में। फिर 30 से लेकर के तब आता है लगभग जो है 60 साल तक, इसको कहते हैं प्रौढ़ावस्था, जिसमें हम लोग आते हैं। इसमें थोड़ा मेच्योरिटी ज़्यादा होता है लोगों में। फिर 60 के बाद वृद्धावस्था, फिर उसके बाद अब वृद्धावस्था में सीनियर सिटीजन कर दिया गया, लेकिन वृद्धावस्था तक ये सब जाता है। तो ये जो कोर्ट है ये बाल एवं किशोर न्यायालय है, यानी बालक जो 6 साल से 12 साल और 12 साल से 18 साल किशोर, तो ऐसे ग्रुप में जो क्राइम करते हैं उसके लिए ये न्यायालय है। तो इसमें ये मान के चला जाता है, देखिए अभी आप लोग हैं, हम लोग हैं, तो हम लोगों के पास उतना बुद्धि है, क्राइम करने से पहले सोचते हैं क्या गलती है क्या सही है, लेकिन 10 साल का बच्चा उतना दिमाग से तेज नहीं होता है। तो इसीलिए उसके द्वारा क्राइम क्या कभी कभी ऐसा होता है उसका इंटेंशन क्राइम करने का नहीं होता है, लेकिन जोश में आकर के बच्चा है उसको नहीं समझ पाता है कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो इसलिए उसके लिए अलग व्यवस्था किया गया है। तो ये जो बाल एवं किशोर न्यायालय है ये कितने वर्ष तक के बच्चों को देखता है, 6 से लेकर के 18 वर्ष के बच्चों के द्वारा अगर कोई अपराध होता है तो उसके लिए कहाँ कौन सा न्यायालय है, बाल एवं किशोर न्यायालय। लेकिन कुछ समय पहले यानी 2011-12 में एक कंडीशन और लाया गया, अगर कोई बच्चा 16 से 18 वर्ष का है और इन्होंने क्या किया गया, जघन्य अपराध, जघन्य अपराध बहुत जैसे मान लीजिए बलात्कार करना, बलात्कार करने के बाद मार देना, किसी का हाथ काट देना, किसी का आंख निकाल देना, किसी के मुंह पे एसिड फेंक देना, मतलब वो ऐसा कार्य जो आपको सेकंड में गुस्सा चढ़ा देता है, दया भाव सब खत्म। आप सोचिए एक मर्डर हुआ, खाली गोली मारा है, को किसी को आंख निकाल दिया है, उंगली काट दिया, नाखून निकाल तब मारा है, तो हो गया कौन सा जघन्य अपराध। तो ये सब जो 16 वर्ष 18 वर्ष का जो बच्चा अगर कोई जघन्य अपराध करेगा इसको बच्चा न मान करके इसको वयस्क की तरह केस चलेगा इस पर। कभी कभी करता है, क्यों कर दिया गया था, कई लोग होता था 18-19 साल का, लेकिन सर्टिफिकेट के हिसाब से 17 साल का रहता है कि नहीं, बहुत लोग ऐसे करते कि नहीं, इसीलिए 16 से 18 वर्ष के बच्चे को इसमें शामिल कर दिया गया है, ठीक है। और इसमें जो फैसला होता है वो इसमें अधिकतम सजा कितने वर्ष की है, 3 वर्ष की। लेकिन अगर इसके साथ केस चलेगा तो फिर वही जो आम जो सबको चलता है उसी पर चलेगा। तो याद रखिएगा बाल एवं किशोर न्यायालय 6 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के द्वारा जो अपराध किया जाता है उसके लिए एक कोर्ट है। लेकिन अगर 16 वर्ष 18 वर्ष का कोई बच्चा है कोई जघन्य अपराध करता है तो उसका केस फिर चलेगा वयस्क की तरह, यानी जिला न्यायालय में, यहाँ नहीं चलेगा। और इस न्यायालय में अधिकतम कितना सजा मिल सकता है, 3 वर्ष का। देखिए इसका जो गठन होता है ये 2 स्तर पे होता है, एक होता है राज्य स्तर पर। तो राज्य स्तर पे जो होता है बाल एवं किशोर न्यायालय, जिसको कहते हैं किशोर न्याय समिति, यह माने पूरे राज्य का हेड होता है। और इसका जो अध्यक्ष होता है, इसका अध्यक्ष होता है उच्च न्यायालय का न्यायाधीश। उच्च न्यायालय में तो बहुत न्यायाधीश है, उसमें से कोई एक न्यायाधीश इसका अध्यक्ष बना दिया जाता है। यह किस स्तर पे, राज्य किशोर न्याय समिति, जो पूरे राज्य स्तर पे देखता है, जो जैसे हाईकोर्ट हो गया ना पूरा केस देखता है, तो इसी तरह ये बच्चों के लिए हाईकोर्ट है, ये है कि नहीं, राज्य स्तर पे। और जिला स्तर पे किशोर न्याय बोर्ड। याद रखिएगा, देखिए राज्य स्तर पर किशोर न्याय समिति और जिला स्तर पे कौन है, किशोर न्याय बोर्ड। इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक होता है
बाल मनोचिकित्सक, दो होते सामाजिक कार्यकर्ता। क्या होते? दो सामाजिक कार्यकर्ता। लेकिन याद करिए सामाजिक कार्यकर्ता में एक महिला होना आवश्यक है कि नहीं? एक महिला होना आवश्यक है। तो ऐसा समझिए किशोर एवं न्याय बोर्ड जो होता है, किशोर न्याय बाल किशोर न्यायालय, ये 6 वर्ष से बच्चे 18 वर्ष तक के बच्चों के द्वारा किए गए जो अपराध होते हैं उसके लिए कोड बनाया गया। इसमें अधिकतम अवधि कितनी है सजा की? 3 वर्ष। लेकिन कोई 16 वर्ष से 18 वर्ष के बच्चे जगह अपराध करते हैं तो उसके खिलाफ बहस का केस लगेगा, क्योंकि कभी कभी माना गया जो भाई सर्टिफिकेट एज कम करके भी क्राइम करता है। राज्य स्तर पर किशोर न्याय समिति है जिसके अध्यक्ष कौन होते हैं? उच्च न्यायालय का न्यायाधीश, जो कोई एक न्यायाधीश नियुक्त कर देते हैं। और जिला स्तर पर किशोर न्याय बोर्ड, बाल जिसमें 3 सदस्य होते हैं, बाल मनोचिकित्सक, 2 सामाजिक कार्यकर्ता। सामाजिक कार्यकर्ता मतलब कौन? जो समाज में जुड़े हुए रहते हैं, लोगों के विकास के लिए काम करते हैं, ठीक है। तो उसमें एक महिला होना आवश्यक। आजकल जानते हैं क्राइम बढ़ने के कारण क्या है? ज़्यादातर जो बड़े जो देखिए 2 तरह क्राइम था, एक होता है जो रैंडम क्राइम, एक होता है ऑर्गेनाइज क्राइम। रैंडम क्राइम मतलब क्या? जा रहे हैं अचानक चोरी छीन करके भाग गए। एक होता है पूरा ग्रुप बना करके 10-15 लोगों को ग्रुप बना लिया जिसका काम है पूरा इस एरिया में क्राइम फैलाना है। तो अब ये लोग करता है क्या है? बॉस तो होता है सीनियर, बाकी सब चुनता है 15 से लेकर के 18 वर्ष के बच्चों को, क्योंकि जानता है जैसे मतलब कोई व्यक्ति 16 साल का है, हमने कहा भाई देखो तुम मर्डर कर दो, तुमको हम 5 लाख देंगे, 3 साल सजा है ना, क्या दिक्कत है? अब वो जोश में आके कोरेक्स पिया, चल दिया, मार दिया, पकड़ भी लिया तो 3 साल का सजा, 3 साल बाद फ्री, है कि नहीं? कुछ भी 3 साल, मैक्सिमम 3 साल। हाँ, लेकिन अगर आप इस रेंज में है, जगन अपराध कर दिए, बहुत खतरनाक, मारने के साथ हाथ पैर काट दिए या कुछ एसिड में जला दिए, तो उस कंडीशन में आपको फिर तब तो आजीवन कारावास या फांसी भी हो सकता है। लेकिन नॉर्मल किसी को मार दिए या हैं, सब इसमें किशोर में सब है, लड़का हो या लड़की हो सब शामिल है, ठीक है। अपराध होता है उसमें लड़का लड़की नहीं देखा जाता है, ठीक है। इसीलिए ज़्यादातर जो क्राइम होता है ये बच्चों से ही करवाया जाता है, ताकि मर्डर कर देगा 2 साल 3 साल जेल में रहेगा, तो मैक्सिमम 3 साल है ना, पैसा 10 लाख 20 लाख दे करके काम निपटा देना है, ठीक है। तो ये क्राइम बढ़ने में देखेंगे आज के युवा लड़का ज़्यादा क्रिमिनल हो गया है, तो ये सब पहले देख लीजिए। सैन्य न्यायालय, ये नाम से क्या लगता है? इसमें कौन से मामले आते होंगे? सेनाओं से संबंधित मामले। जैसे मान चलिए अगर कोई सैनिक किसी सीनियर की बात नहीं मानता है, या सेना के कोई अधिकारी गलत निर्णय ले लेते हैं, या मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, है कि नहीं, या किसी सेना के न्यायालय अपने जूनियर या सीनियर के साथ गलत व्यवहार करते हैं, तो उससे संबंधित मामले कहाँ आते हैं? सैन्य न्यायालय में। यानी सेनाओं से संबंधित मामले सैन्य न्यायालय में आते हैं। लेकिन अगर आप ये बताइए, अगर सेनाओं के संबंधित मामले सैन्य न्यायालय में आते हैं, ठीक, इतना क्लियर है। अगर इससे आप संतुष्ट नहीं है, यानी सेना न्यायालय से अगर कोई संतुष्ट नहीं है, इसके खिलाफ अपील कहाँ की जाती है? सशस्त्र सैन्य न्यायाधिकरण। यानी सेनाओं से जुड़े, जैसे सेना मान लीजिए आप सीनियर हैं, आप किसी जूनियर के साथ गलत व्यवहार करते हैं, या आप किसी सीनियर के साथ गलत व्यवहार करते हैं, या वहाँ मान लीजिए अगर आपको वहाँ पे खाने पीने का जिम्मेदारी दे दी है, आप वहाँ पे घोटाला करते हैं, या मैदान छोड़ के भाग जाते हैं, या दुश्मन देश के साथ मिल जाते हैं, या कोई सूचना साझा करते हैं, तो उसके लिए आप केस कहाँ कर सकते हैं? और आपके फैसले से संतुष्ट नहीं है तो आप कहाँ अपील कर सकते हैं? सशस्त्र सैन्य न्यायाधिकरण। लेकिन अगर मान लीजिए अगर किसी सेना के व्यक्ति का मूल अधिकार का हनन होता है तो उसका केस कहाँ चलेगा? जैसे आप सेना है, आपको बोलने नहीं दिया जा रहा है, या आपको ठीक से सोने नहीं दिया जा रहा है, तो आप उसके खिलाफ केस कर सकते कि नहीं? तो कहाँ करिएगा केस?
कि मूल अधिकार दो ही जगह जा सकता है, या तो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। अगर मूल अधिकार से संबंधित मामला है तो सुप्रीम कोर्ट चाहिए या हाई कोर्ट चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर बाई चांस मान लीजिए आप जा रहे हैं और आपके गाँव में कोई सेना है, कुछ छुट्टी पे आया है, आर्मी का जवान है, छुट्टी पे आया है, अब आपको मान ली 2-3 लाठी खींच दिया, वो सर फट गया, तो उसका केस कहाँ जाएगा? जैसे फिर से समझिए, आपको पता है सेनाओं का जो मुद्दा है वो कहाँ जाता है? सैन्य न्यायालय में। उससे आप खुश नहीं है तो कहाँ जाएंगे? सशस्त्र सैन्य न्यायाधिकरण। मूल अधिकार से संबंधित कोई अगर मुद्दा है तो कहाँ जाएगा? हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट। लेकिन अगर कोई सेना का आदमी किसी आम यानी सिविल नागरिक को यानी आम आदमी को पीटता है, मारता है या क्राइम करता है तो उसका केस कहाँ बनेगा? थाना में, यानी आपके जिला न्यायालय में, क्योंकि आम आदमी से जुड़ा मैटर है ना, इसलिए याद रखिएगा। तो अब पता था सेना का आदमी जमीन विवाद में भाई का सर फोड़ दिया तो कहाँ जाएगा? जिला न्यायालय में, थाना में, सब जगह। तो सैन्य न्यायालय ये हो गया, ठीक है। तो पहले तब कोर्ट पे पता है, कोर्ट पे तो करोड़ों केस पेंडिंग है, केस इतना है जो उस हिसाब से जज नहीं है, ना ही फैसला दे पाता है। तो अधिकरण का निर्माण किया गया कब? ये मूल संविधान में नहीं था, लेकिन कोर्ट पे इतना प्रेशर बढ़ गया, इतना केस हो गया, तो अलग से क्या किया गया? 42वां संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 में एक नया चीज लाया गया, अधिकरण, ताकि जो है न्यायालय के भार को कम किया जा सके। बहुत ऐसे केस होते थे जो अपराध के नहीं होते लेकिन फिर भी उसमें पड़ा रहता था। जैसे मान के चलिए अगर किसी व्यक्ति का प्रमोशन रुका हुआ, वो भी केस चला जाता था कोर्ट में। किसी को वेतन टाइम से नहीं मिल रहा, वो भी चला जाता था। कोई टैक्स टाइम से नहीं दे रहा, उसका भी केस चला जाता था। तो इससे क्या होता था? मेन आपराधिक काम छूट कर इसमें ज़्यादा समय लग जाता था। तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा एक अधिकरण का निर्माण किया गया। कहा गया जब कोई फैसला अर्ध न्यायिक हो, यानी कोई न्यायिक से ज़्यादा संबंधित ना हो, क्या हो? अर्ध न्यायिक हो। जैसे कर से जुड़ा हुआ मामला, चाहे प्रशासन से जुड़ा हुआ मामला, ट्रांसफर प्रमोशन से जुड़ा हुआ मामला, या फिर मान लीजिए भूमि संबंधी मामला, या उसके बाद श्रम संबंधी मामला। इसके लिए एक अलग संस्था का निर्माण किया गया ताकि उसका निर्णय कोर्ट में जाकर के बाहर ही हो जाए। ताकि जैसे मान लीजिए कोई न्यायाधिकरण होगा जिसमें प्रशासनिक अधिकारी होगा तो अपने हिसाब से अच्छा निर्णय लेगा ना। अब प्रशासनिक अधिकारी का भी काम आप कोर्ट में भेज दिए तो बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये जो अधिकरण है एक क्या है? अर्ध न्यायिक संस्था है। क्या है? अर्ध न्यायिक संस्था है, जिसका काम है प्रशासन से संबंधित मामलों को देखना। इसमें आम आदमी नहीं जाता, इसमें कौन जाता है? प्रशासन से संबंधित व्यक्ति, चाहे आप अधिकारी कर्मचारी बन जाएंगे वही इसमें जाएगा, आम आदमी इसमें नहीं जाता है। तो इसके लिए क्या किया? 42वां संविधान संशोधन के लिए भाग 14 में एक नया जोड़ा गया, 14 का क, और अनुच्छेद 323 का क और 323 का ख जोड़ा गया, जिसमें किसका प्रावधान है? न्यायाधिकरण का। यानी 323 का क भी है और 323 का ख। यानी 323 के क में है प्रशासनिक अधिकरण या न्यायाधिकरण, उसको अधिकरण कहिए या न्यायाधिकरण, और इसमें क्या है? अन्य न्यायाधिकरण। कहने का मतलब है कोर्ट पे वजन को कम करने के लिए, भार को कम करने के लिए इसकी स्थापित की गई, जिसमें केवल प्रशासन से संबंधित मामले आएंगे। यानी इसमें आम आदमी का कोर्ट नहीं चलता है, सरकार का केस चलता है, जो अधिकारियों का केस चलता है, कर्मचारियों का केस चलता है, ये सब चलता है। और इसके लिए क्या किया? भाग 14 का क में लाया गया, 323 में क और ख जोड़ा गया। 323 के क में क्या है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण, और ख में क्या है? अन्य न्यायाधिकरण। ये जो 323 का है प्रशासनिक न्यायाधिकरण, प्रशासनिक न्यायाधिकरण, इसमें भी क्या है? दो भाग बांट दिया गया। एक है
केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण। और दूसरा क्या है? राज्य प्रशासनिक न्यायाधिकरण। न्यायाधिकरण अगर आपसे पूछे क्या है तो सिंपल से पूछिएगा, न्यायाधिकरण एक प्रकार का अर्धदैनिक संस्था है जिसमें प्रशासनिक संबंधित मामले आते हैं। इसमें अपराध से जुड़ा हुआ मामला नहीं आता है, ना ही राजस्व से जुड़ा हुआ। तो ये राजस्व और अपराध जुड़ा हुआ कोर्ट में गया, लेकिन इसमें कौन आएगा? प्रशासन से संबंधित। जैसे देखिए 323 का क में क्या है? प्रशासनिक न्यायाधिकरण। और इसमें भी दो भाग है, केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण और राज्य। इसका निर्माण कौन करता है? संसद के द्वारा निर्माण किया जाता है, संसद के द्वारा निर्मित। अब देखिए इसमें कौन सा मामला आता है? जो केंद्र सरकार का कर्मचारी है, जैसे मान लीजिए कल आप SSC GD पास कर जाए या UPSC पास कर जाए या रेलवे पास कर जाइएगा, तो अब वहाँ से केंद्र सरकार कर्मचारी हो या अधिकारी हो, आपको वेतन ठीक से नहीं मिल रहा है कि नहीं, या आपको पेंशन ठीक से नहीं मिल रहा है, पेंशन लेने में लेट हो रहा है, या ऐसा हो रहा है जो आपके साथ वाला प्रमोशन कहोगे आपका प्रमोशन नहीं हो रहा है, या आपके साथ भेदभाव हो रहा है जाति के नाम पे, किसी भी नाम पे, तो ऐसे मामले आप कहाँ ले जाएंगे? केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण में। और उसी तरह इसका भी निर्माण क्या करता है? संसद ही करता है, संसद द्वारा निर्मित। लेकिन राज्य के सलाह पे, जिस राज्य में करना हो तो यहाँ क्या, जो राज्य का जो कर्मचारी है, जैसे कल आप बिहार पुलिस में हो जाइएगा, दरोगा में हो जाइएगा, या होमगार्ड में किसी में हो जाइएगा, या मास्टर में हो जाएगा, वहाँ अगर आपको वेतन नहीं मिल रहा है, आपको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, आपको बार बार ट्रांसफ़र कर रहा है, तो ऐसे मामले के लिए आप यहाँ जा सकते हैं। ये कोई अपराध का मामला नहीं है, ये क्या है? आपके प्रशासन से संबंधित है। तो प्रशासनिक न्यायाधिकरण में दो प्रकार होता है, केंद्रीय प्रशासनिक और राज्य प्रशासनिक। दोनों का निर्माण संसद के द्वारा होता है। यहाँ केंद्रीय कर्मचारी अधिकारियों से का जो मुद्दा होता है, वेतन, पेंशन, ट्रांसफ़र, प्रमोशन, ये सब को लेकर के मुद्दे यहाँ थे। और यहाँ क्या आता है? राज्य सरकार के कर्मचारी के लिए आता है। और ये जो अन्य न्यायाधिकरण है, इसका निर्माण संसद और विधानमंडल दोनों कर सकता है। कौन कर सकता है? संसद और विधानमंडल। इसमें मामला कौन कौन सा आता है? कर संबंधी मामला, फिर आयात निर्यात संबंधी मामला, भूमि संबंधी मामला, या इसके अलावा आप कह सकते हैं क्या कहते हैं, श्रम संबंधी मामला इत्यादि ऐसे मुद्दे इसमें आते हैं। जैसे मान के चलिए कहीं लेबर आप काम कर रहे हैं, आपको लेबर पेमेंट नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए आप कहाँ जा सकते हैं? अन्य न्यायाधिकरण में। इससे क्या होगा? पहले ये नहीं होता था, सब कोर्ट पहुँच जाता था। कोर्ट पर तो ऐसे ही करोड़ों केस था, ऊपर से ये फालतू केस भी आ जाता था, है नहीं? तो इसीलिए इसको बोझ को कम करने के लिए 42वां संविधान संशोधन लाया गया और 300 क और 300 ख जोड़ा गया और अलग से निरपेक्ष संस्था बना दिया गया, क्योंकि आपराधिक मामला तो है नहीं। अब सोचिए ट्रांसफ़र प्रमोशन से संबंधित कोई अगर मामला होगा, एक जज है और एक उसी विभाग का हेड है। जैसे मान चलिए हमको पुलिस विभाग में ट्रांसफ़र कराना है, तो IAS अधिकारी तो हर जगह होते हैं, तो वो सब इसके जज होते हैं। मान लीजिए निर्णय लेने वाले कौन थे? IAS अधिकारी होते हैं या बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, ताकि समस्या को सुलझा सके। इसमें कोई जज वज नहीं होता है, ये उसी विभाग से संबंधित कोई अधिकारी होता है। इसका काम क्या है? प्रशासनिक मामलों को देखना है। आपराधिक और क्या कहते हैं दीवानी मामलों की सब नहीं देखता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अर्ध न्यायिक। फैसला देता है लेकिन सजा नहीं देता। ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको 2 साल की सजा लिख दिया, वो सब आपको कोर्ट में। यहाँ कल आपको नहीं कहे अरे आप इसका ट्रांसफर क्लियर कराइए, नेता आपका केस हम कोर्ट भेज देंगे, कहते मतलब तब भेजेंगे। फैसला कौन सुनाएगा? कोर्ट। इसलिए अर्ध न्यायिक है ये केवल फैसला सुनाता है, फैसला में आपको काम करने के लिए कहेगा, ना कि आपको सजा देगा। क्लियर है? तो लिखिए आप राष्ट्रीय हरित न्यायालय, लेकिन नाम में है राष्ट्रीय हरित न्यायालय। ये जो होता है ये कौन सा मुद्दा देखता है? पर्यावरण संबंधी मामला।
पर्यावरण संबंधी कहने का मतलब क्या, जैसे आपने रोड पे कचरा फेंक दिए, पॉल्यूशन हो गया। आप पेड़ काट रहे हैं, है नहीं। जैसे मान चलिए आपको कोई उद्योग लगाना है, आप 1000 पेड़ काट दिए तो आप पे केस हो जाएगा। अगर आपको लगाना है, घर बनाना है, कहीं बनाना है, तो उसके लिए नियम है, 1 पेड़ काटिए, उससे पहले 7 पेड़ लगाइए, है नहीं। या आप कचरा रोड पे फैला रहे हैं, या आप चलिए कोई घर का काम कर रहे हैं, पूरा धूल उड़ा रहे हैं, तो उसका व्यवस्था आपको करना पड़ेगा। तो पर्यावरण संबंधी जो भी मामला आता है वो कहाँ जाता है, राष्ट्रीय हरित न्यायालय में। और इसकी स्थापना की गई थी 2010 में। यानी पर्यावरण से संबंधित जो भी मामला हो वो कहाँ जाएगा। जैसे मान के चलिए सड़क बन रहा है, अब सड़क बनने के चक्कर में हज़ारों पेड़ काट दिए, लाखों पेड़ काट दिए, उसके बाद कोई व्यवस्था नहीं किया गया, धूल उड़ता है उसके लिए, तो उस पर केस आप कर सकते हैं। कहाँ पे, राष्ट्रीय हरित न्यायालय। एक इसका जो है मुख्यालय कहाँ पे है, इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। और इसके 4 इसके ब्रांच का ये क्या, खंडपीठ। खंडपीठ कहाँ पे है, पुणे, चेन्नई, कोलकाता और भोपाल। यानी इसका मुख्यालय है दिल्ली और 4 अगर जगह भी इसका खंडपीठ है, ठीक है। और याद रखिएगा, ये जो राष्ट्रीय हरित न्यायालय है, यहाँ पे कोई भी केस जाता है तो 6 महीने के अंदर, यानी अधिकतम 6 माह में निर्णय सुनाना पड़ता है। यानी अगर कोई मामला इसमें गया तो 6 महीने के अंदर निर्णय देना पड़ेगा। तो याद रखिएगा, राष्ट्रीय हरित न्यायालय, इसमें पर्यावरण संबंधित मामले आते हैं। 2010 में गठन हुआ है और इसका मुख्यालय कहाँ है, नई दिल्ली। और ये लिख लीजिएगा, इसके बाद आपका न्यायपालिका का टॉपिक समाप्त हो जाएगा। और कल से सुबह 7 बजे होगा, वो आपका क्या होगा, केंद्र राज्य संबंध, ठीक है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी ऐसे ही लिख दीजिए जो लिखा हुआ है। अभी कितना बजा, 8:23, तो 8:35 से आपका शुरू हो जाएगा।